मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस इकबाल साहब के जिस शेर के साथ हमने आज बात शुरू की है, उस बात से जुड़े हुए एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ़ खां शास्त्री साहब का। मोहम्मद हनीफ़ खां साहब संस्कृत के विद्वान स्कॉलर हैं और हाल ही में वर्ष 2019 में आपको पद्मश्री अवार्ड की घोषणा जो हुई है उसमें आपका जिक्र है। उससे पूर्व में भी अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, जिसकी हम चर्चा शो के दरमियान करेंगे। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हनीफ़ खां साहब, आज का ख़ास जो विषय है वो है कम्युनल हार्मनी के ऊपर। जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हार्मनी शब्द के मायने क्या है। हार्मनी शब्द तो ये हिंदी में जिसको कहेंगे कि कैसे हम भारतीय लोगों की भारतीयता झलके समाज में, इसके लिए विशेष रूप से हर ग्रंथों में, जैसे विशेष रूप से भगवत गीता में शांति की बात की गई है, परम शांति की, शाश्वत शांति की बात की गई है। समाज में कैसे रहें कि सद्भावना, सहृदयता, सामनस्य, अविद्वेष से परे हम लोग अपना जीवन चलाएं, अपना संचालन करें, ताकि भाईचारा कायम हो, सौहार्द कायम हो, सद्भावना कायम हो और सहृदयता कायम हो। इस तरह की बातें हार्मनी से बनती है, क्योंकि खुदा ने हमें इंसान की हैसियत से धरती पर भेजा है और इंसान की हैसियत से हमें रहना चाहिए। तो इंसान का मतलब ही होता है कि भाईचारगी को कायम रखें समाज में। जी, आपने एक लंबी यात्रा समाज के लिए, देश के लिए दी है, जिसमें कि आपने हार्मनी के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। पहले भी आपको वर्ष 2009 में नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया गया था। 2011 में नेशनल एमिनेंस अवार्ड से आपको नवाजा गया। अब ये जो नया पुरस्कार आपको मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसमें कैसे क्या होता है। लेकिन जिन सज्जनों ने मेरे प्रति यह उपकार किया है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके बारे में मैं विशेष जान ही नहीं पाया हूँ कि ये कैसे हो गया। क्या, बस आप अपना काम करते रहे, बस अपना और काम, लोगों का प्यार आपको मिलता रहा। जी जी। तो आपकी ये यात्रा शुरू कैसे हुई? आप संस्कृत के प्रति आपका लगाव किस तरह से हुआ? संस्कृत मैं शुरू से ही, बचपन मतलब शुरू से ही 6वीं क्लास से ही संस्कृत में मैं बहुत रुचि रखने लग गया था। और 10वीं क्लास में आने के बाद ही मैंने यह संकल्प कर लिया था कि मैं देश में जो हम भारत के लोग जो हैं, विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों के मामले में या मानवीय मूल्यों के बारे में या मानवीय चेतना जागृत करते रहने के बारे में, जितना धनी दुनिया में हम भारत के लोग हैं उतना कोई नहीं है। इसके बाद भी हम तेरा मेरा तू मैं की दीवारें खींचे जा रहे हैं। जी, तो जी। मैंने संकल्प किया कि इन ग्रंथों में जो निहित मानव हितकारी बातें हैं जी, उसको समाज तक लाने का प्रयास करूंगा। जी। तो इसी के आधार पर जब एमए किया मैंने संस्कृत में ही, तो महामंत्र गायत्री और सूरह फातिहा वेद से एक मंत्र लिया और एक मंत्र कुरान शरीफ से लिया। और दोनों के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये लिखा कि हम इतना महानतम शीतल छाया में, मंत्रों के शीतल छाया में रहकर भी ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और मानवीय पद्धति के अतिरिक्त हम शैतान, हैवान बनते चले जा रहे हैं, जानवर बनते चले जा रहे हैं। उस इंसानियत को कायम करें इन मंत्रों के माध्यम से, इन मंत्रों के आधार पर। ये मैंने शुरू से ही एक संकल्प कर लिया था। उसके बाद तो 8-10 किताबें मेरी हैं, इसी कम्युनल हार्मनी पर ही हैं। जी, जी, जी जी। गुस्से में किसी दूसरे व्यक्ति को जिसकी विचारधारा अलग हो, हम हिट कर सकते हैं, उसका नुकसान कर सकते हैं, जो कि एक अव्वल दर्जे की मूर्खता होती है। जी जी। ज्ञान का सही जो उद्देश्य है, और अगर आप इवॉल्व हुए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, तो आप दूसरे की बातों को, दूसरे की भावना को समझने का प्रयास करते हैं।
जो समाज में अलग को गलत समझने की जो बात है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो पूरी तरह से नासमझी है। हम किसी तह तक नहीं पहुंच पाते हैं, किसी बात के तह तक, किसी विचार के तह तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसकी हम आलोचना करने लग जाते हैं। ये गलत बात है। उसके साथ सत्संगति करे, उसके साथ सत्संग हो और उसकी भावनाओं को जानने का प्रयास हो, तो सद्भावना बढ़ सकती है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक बातें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे भगवत गीता में बात कही गई है कि इस समाज में जैसे आप हैं, आपके विचारों को हम न समझ करके आलोचना करने लग जाते हैं, इससे समाज में प्रदूषण फैलता है। जी जी जी, प्रदूषण फैलता है और सामाजिक जीवन सौहार्द में नहीं बन पाता है। तो इसके लिए जानकारी की विशेष आवश्यकता है। भगवत गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिविंदति। आप ज्ञान से बढ़कर पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है, और इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आप अपने को शुद्ध बना सकते हैं, और वो ज्ञान सत्संग से एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो वो बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, राष्ट्र के लिए भी और व्यक्तिगत सौहार्द के लिए भी। जी, आपकी बातों से जो एक टीचर का जो एक इन्फ्लुएंस होता है, आपने एक लंबे समय तक टीचिंग में अपनी सेवाएं दी हैं, उस यात्रा के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने चूज़ किया टीचिंग को एक माध्यम इस ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए। जी देखिए, हिंदुस्तान की परंपरा में टीचिंग से बेहतर कोई पेशा नहीं है। जी, बेहतर पेशा जो है मेरे जानने में, मेरे वैसे आप कितना भी बड़ा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन उनको बनाने वाला व्यक्ति अध्यापक ही होता है। जी, उस अध्यापक की मर्तबा जो है उससे कहीं बढ़ के होती है, क्योंकि वो किसी न किसी अध्यापक के स्टूडेंट ही ऊपर जाता है। जी जी बिल्कुल। तो यह गरिमामय प्रतिष्ठा में जो पद है, इसको सार्थक बनाए रखना चाहिए। आजकल तो एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है जो विश्वविद्यालय का परिभाषा ही बदल गया है, विश्वविद्या का लय जी जी हो गया है। पहले तो विश्वविद्या का आलय कहा जाता था, अब जो है ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि विश्वविद्या का लय हो गया है। जी, तो आजकल भर्त्सनामय जीवन जी रहे हैं अध्यापक लोग, उसके लिए खेद है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जुड़ी बात थी एग्रीइंग टू डिसएग्री। हम लोग इस प्रक्रिया को कभी समझ नहीं पाते हैं। जी जी, और सिर्फ खुद को सही मानते हुए दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो बीइंग ए टीचर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग ए गार्जियन, पेरेंट ऑल्सो, कि हम नई पीढ़ी को हाउ टू एग्री टू डिसएग्री। हाँ, ये जानकारी की कमी है, ज्ञान की कमी है, और ये विशेष रूप से आपसी सत्संग होता रहे तब तो बात समझ में आती है कि क्या गलत है क्या सही है। आदमी जो अपना मन विचार बना लेता है, ठीक उसी को अपने जिद पे उसी को पकड़े रहता है। उसको कितना भी ज्ञान की बात बताइए, कितना भी उसको बेहतरी बताइए, लेकिन दिमाग में जो एक कुंठाग्रस्त बन गया है, हो गया है वो आदमी, तो उसको समझ में आती ही नहीं बात, और वो लड़ने मरने को तैयार अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। हनीफा साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सरल होने के लिए सबसे बेहतर तरीका है आप डायलॉग कीजिए। जी, चाय पर बैठिए, जो कि हम अक्सर नए दौर में जो चीज़ मिसिंग है कि हम लोगों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। आप एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। जी जी, वो प्रक्रिया जो है वो सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के ज़रिए ही हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, नया कुछ सीख समझ भी सकते हैं। मैं यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए यूनिटी की आवश्यकता है, किसी भी समाज के संगठन के लिए, परिवार के लिए यूनिटी की आवश्यकता है। जी जी, और हम अक्सर यूनिफॉर्मिटी से उसमें मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, यूनिटी तो अलग चीज़ है, और ऐसा नहीं कि हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, इस पे आधारित यूनिटी नहीं चलती है। जी जी जी। इस पे तो एक शो देखने को मिल जाता है कि ये सब सिमेट्री, एक है। वो दैट इज सिमेट्री। जी। जी जी। लेकिन वास्तव में यूनिटी तब होगी जब मानवीय चेतना जागृत होगी। हम एक दूसरे के, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, जी। जैसे दुनिया का पहला इंसान धरती पर आने लगा तो वो हैरान था कि कैसे करूँगा, अकेले इस दुनिया में जा रहा हूँ। तो ईश्वर ने उनको कहा कि तुम्हारे पास ये 3 पाथे दे रहा हूँ, सहृदयम, सामनस्यम, अविद्वेषम कृणोमि वह, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, वत्सम जातम इवाघ्नया, कि तुम्हारे पास तुम्हारे जिंदगी के खर्चे के लिए सहृदयता दे रहा हूँ, सामनस्य, क्योंकि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में और परिवार के हित में जो बात जहाँ उचित है उसमें सामनस्य लाना बहुत ज़रूरी है। और समाज में न जाने कितने प्रकार के लोग अपने अपने गुणों से, अपने अपने प्रतिभा से, अपने अपने टैलेंट से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, उससे लाभ लेने की कोशिश करना चाहिए और अपने अपने गुणों का आदान प्रदान करना चाहिए, तब जाके समाज में यूनिटी बन सकती है। और एक दूसरे को ऐसे चमकाओ, ये अन्यो अन्यम अभिहर्यता, एक दूसरे को ऐसे चमकाओ जैसे गाय बच्चा पैदा करती है फौरन, तो उसमें नाना प्रकार के गंदगी लगी रहती है, गोबर है, पीप है, खून है, उसको वो गाय चाट के साफ और चमका देती है। और वही खून, वही पीप वगैरह गंदगी घास में उसका लगा रहेगा तो कई दिन भूखे रह जाएगी, खाएगी नहीं। बिल्कुल। तो वैसे ही यूनिटी के लिए समाज में सहृदयता की बेहद ज़रूरत है, ताकि हम एक दूसरे के गलतियों को सुधारें और समाज के हित में उसको कामयाब करें। इस तरह से तब साधना जब होगी, तब यूनिटी का निखार समाज में सोने की तरह निखार होती रहेगी और भारतीयता चमकती रहेगी। आपाधापी, होड़ और सेल्फिशनेस के जो दौर जो चल रहा है, प्रेम की नितांत कमी है। जो आपने जो अभी उदाहरण दिया, जिससे बात समझ में आई कि जब आप प्रेम करने लगते हैं तो दूसरे की कमियां भी आपको नज़र नहीं आती। जी जी। और जीवन का हम ये उद्देश्य, अल्टीमेट एम हम मानते हैं कि शांति के साथ जीना, खुशी के साथ जीना, और प्रेम उसकी फाउंडेशन है। तो अलग समझने या डिसएग्रीइंग के साथ में, चूँकि एक परिवार से जुड़ी हुई बात है और बुज़ुर्ग होने के नाते, सीनियर होने के नाते, ये मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शक पेरेंट्स इस बात को समझें कि किस तरह से प्रेम के ज़रिए ये सारी बातें आप जो चाहते हैं जीवन में सब हो सकती हैं, ना कि ईर्ष्या से, ना कि होड़ रखने से। जी। वो तो देखिए, दुनिया में बहुत पहले से प्रेम की परिभाषा हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों ने किया है, करते आ रहे हैं। आज भी उच्च कोटि के जो विद्वान हैं प्रेम की ही प्राथमिकता दे रहे हैं। यहाँ तक कि ईश्वर, चाहे जिस नाम से उसे पुकारिए, अल्लाह, खुदा, जो भी कहिए, तो वो प्रेम का ही वशीभूत है। वो कबीरदास की वो वाणी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जी जी। 2.5 आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित हुए। तो यहाँ तक देखा गया है कि प्रेम के वशीभूत होकर पूरे दुनिया का जब निर्माण किया प्रभु ने, तो एक एक चीज़ का धर्म निश्चित कर दिया। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है भिगाना, पीना, इस तरह से उनका रोल डिफाइन कर दिया। आग का जलाना उसका धर्म हुआ, तय कर दिया गया है। जब 2 ऐसे मिसाल मिलते हैं, एक तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समाज के पुरखे माने जाते हैं, उनके प्रेम में
खुदा ने उनको जब नमरूद नाम का बादशाह उनको जब आग में डाला तो आग का धर्म ही बदल दिया मालिक ने, जी जी, प्रेम के प्रेम कारण, की वशीभूत। प्रेम के वशीभूत होकर। ठीक इसी तरह से प्रहलाद के लिए कहते हैं, हिरण्याकश्यप ने जब उनको अलाव में डाला, आग में डाला, आग में डाला, तो वह आग उसको जलाया ही नहीं। ये प्रेम का प्रतीक है। तो पूरे दुनिया को इस प्रेम से नसीहत लेनी चाहिए कि हम प्रेम से ही जिंदगी में कोई भी घटना को, किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। और प्रेम के अतिरिक्त अगर हम किसी भी अहंकार में, किसी भी वैमनस्य में लेना चाहें तो वो संभव ही नहीं है। प्रेम के वशीभूत होकर ही आप दुनिया में कामयाबी पाएंगे। और यह प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मुझे तो अनेक अनुभव हुआ है इस संदर्भ में, और मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संदेश देना चाहूँगा कि प्रेम बिना जिंदगी ही अधूरा है। जी, हनीफ खां साहब बहुत खूबसूरत बात कही, प्रेम बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों, हम बस दौड़े जा रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं वो वजह हमारे सामने क्लियर नहीं है। हम एक बात पा लेते हैं, फिर कोई नई बात आ जाती है, फिर उसे पा लेते हैं, फिर तीसरी बात पा लेते हैं, लेकिन क्यों पा रहे हैं इसका कोई वजह हमारी समझ में नहीं आती है। उससे सिर्फ और सिर्फ अहंकार में वृद्धि होती है, उससे प्रेम में, शांति में, सुकून में कोई इजाफा नहीं होता है। हनीफ खां साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनका भाव अनुवाद भी किया है। कुरान शरीफ में, श्रीमद् भागवत गीता में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में आपको क्या समानता लगती है? बहुत समानता है। ये वेद दुनिया में सबसे आदि ग्रंथ है धर्म ग्रंथों में। इससे पहले दुनिया में और कोई धर्म है नहीं। और ये मनुस्मृति में कहा भी गया है कि वेदो अखिला धर्म मूलम। दुनिया में जितने भी धर्म चल रहे हैं उसका मूल वेद है। तो इस समाज में ख़ास तौर से धर्म के नाम पर, ईश्वर अल्लाह के नाम पर ये काफ़ी वैमनस्य चलता है, ईर्ष्या द्वेष चलता है, तेरा मेरा चलता है। लेकिन ईश्वर जो वेद में बताया गया है ठीक वही बात कुरान में बताई गई है। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में 121 सूक्त का पहला मंत्र है, हिरण्यगर्भ समवर्तत आग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कि सबसे पहले दुनिया में पानी पैदा किया मालिक ने, और पानी से सारे प्राणियों को पैदा किया, और सारे प्राणियों का भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, सारे प्राणियों का अकेला मालिक जो है उसने धरती को ज़मीन में और आसमान को ऊपर लटकाया। उसी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, ये ऋषि का कहना है। कुरान में बिल्कुल इसी का अरबी भाषा है। अवलम यरल लजीना कफरो अन्न समावाते वल अर्द कानता रतकन फफतकना हुमा व जालना मिनल माई कुल्ले शईन हईन अफला यूमिनून। ये ना समझ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ज़मीन और आसमान एक ही में मिला हुआ था। मैंने अपनी हिकमत से ज़मीन को नीचे और आसमान को ऊपर किया, और पानी से तमाम मखलूक कहते हैं प्राणी को, भूत माने प्राणी, तो कहें पानी से तमाम मखलूक को, तमाम प्राणी को मैंने पैदा किया, और सबका मालिक मैं अकेला ही हूँ। वो इन्हें आना चाहिए और इनको विश्वास होना चाहिए कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बन पाई है। तो ये बातें, एक जैसी बातें और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे ये जब नमाज कायम हुई, दुनिया भर में जो नमाज पढ़ते हैं, दुनिया भर में पढ़ रहे हैं, वे उस नमाज में सनातन तत्व ज्ञान का सूत्र है, इसमें डाला गया है। जैसे ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः, आओ ओम के आगे झुकें, नमन करें। किस लिए? शिवाय, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए।
ठीक यही बात नमाज में डाला गया है, हय्यल सलाह हय्यल फलाह, कि आओ नमाज पढ़ें, मैंने अल्लाह के आगे सर झुकाएं, और किस लिए? हय्यल फलाह, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी भलाई के लिए। दूसरे में समय की कमी है, बातों की इंटरेस्ट काफ़ी बन रहा है। मुझे लगता है जल्दी आपसे फिर इस बारे में और गंभीरता से और पूरी बात चर्चा करेंगे। जी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, हमारे दर्शकों से बात की। चलते चलते कोई संक्षिप्त में मैसेज अगर हम समाज को देना चाहें आप। जी, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए, कुरान शरीफ में एक आयत है, इन्नल इंसानु इन्नका कदहन इला रब्बी का कदहन फमुलाकिया, यह इंसानों तुम ज़बरदस्ती उस मालिक की तरफ खींचे चले जा रहे हो और अभी हाल ही में तुम्हें उससे मुलाकात करनी है, इसलिए उसके लिए अपने मानवीय जीवन का बेहतर तोहफा तैयार करो तुम्हारा मालिक, ताकि खुश हो जाए और तुम्हें अच्छा इनाम दे। तो इसलिए मानवीय चेतना जागृत करते हुए मानवीय जीवन को मानवता के प्रति संकल्प करके जीना चाहिए, ताकि एक दूसरे में सौहार्द बढ़े और भारतीयता आदि काल से जिस तरह से महिमामयी भारतीयता जागृत रही है, उस तरह से महिमामयी भारत बनाने की चेष्टा की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चलते चलते एक खूबसूरत शेर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। चमन में इख्तितात रंग बू से बात बनेगी, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों, खां साहब ने जिस तरह से ये समाज में एक रोशनी फैलाई है, ऐसी ही एक संस्था है नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स। उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम अभी आयोजित किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चीज़ों का एक्सेसिबल और यूजेबल होना बहुत ज़रूरी है। एंड टू वर्क इन दिस फील्ड गिव्स मी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और मेरे को खुद को भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में। दैट्स व्हाई आई एम इन दिस स्ट्रीम टू मेक सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी और टू द कम्युनिटी। Not even touched, but just felt in the heart. I think that's the slogan I should begin here today, because first thing when we enter in this compound, we were blindfolded for just 5 minutes, and we all know who experienced that blindfolded activity, what was our condition. 5 minutes was really difficult time for us, and many of our friends sitting here, they are living this life every day, every single minute, and every single moment. So now we know why we should do this kind of work. We had the opportunity in 2014 to actually interview close to 400 students from various universities in the north for a skill development program for corporate employment. And the shocking revelation was that 90% of the people we interviewed, mind you, they were graduates and postgraduates, were not employable or neither trainable. It was very difficult to find candidates who were visually impaired, who were employable and trainable, because most employable skills cannot be taught in 6 months and 7 months. It takes a lifetime. A lot of the skills are over a lifetime. India, for example, has ratified this UN Conventions for the Rights for Persons with Disabilities. It's one of the salient principles of this convention, the UN Convention, to which we convey our allegiance, is
the concept of this universal design. And this whole concept of universal design is such a beautiful concept because it simply acknowledges that this whole society is not a monolithic society. We have, the whole society is full of diversity. And this issue of blindness or visual challenges or any other kind of challenges are simply different colors of diversity of the society and nothing more than that. And if we are able to acknowledge this diversity in the society, we also acknowledge that there is not going to be a separate world for the blind, and there's not going to be a separate world for the wheelchair users. That means our roads, transport, workplace, educational institutions, banks, airports, airlines, everything has to be made usable by all. रोशनी का सफ़र इनिशिएटिव है, CSR इनिशिएटिव है ये एरिसन टेक्नोलॉजीज़ का। हमने ये शुरू किया है 1 साल पहले से, और हमारा इसमें उद्देश्य ये है जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उन लोगों को लेकर आना जो मेन स्ट्रीम में, उन लोगों को इंक्लूड करना हमारी कॉर्पोरेट जॉब्स में, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। हम लोग चाहते हैं कि ये सारी जो गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं, सारी वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस आज की दिन में डेवलप हो रही हैं, उनको एक्सेसिबल बनाना जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके लिए, ताकि वो इन एप्लीकेशंस के ज़रिए अब जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनको जान सकें, उनको समझ सकें, और उनकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं दूसरे लोगों पर एक्सेस करने के लिए, उन एप्लीकेशंस को, उन वेबसाइट को, इन्फॉर्मेशन को, वो डिपेंडेंसीज़ कम हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं धीरे धीरे। दोस्तों, साहित्य हमारे आत्मा का निर्माण करता है। हम चाहे विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, जो भी विषय पढ़ें, अगर हम साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं तो हम अपनी आत्मा का विकास नहीं कर रहे हैं। हमें आदमी से इंसान साहित्य बनाता है। हमारे अंदर भावनाओं की उत्पत्ति साहित्य पढ़ने से ही होती है। हमारी सेंसिबिलिटी बढ़ती है, हमें एक दूसरे की समझ, जानने की समझ जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि अगर हिंदी भाषा में आपकी अगर कोई सिलेबस में कोई बुक है वही पढ़ना है। आप अपने एनरिचमेंट के लिए, आपके अपने विकास के लिए लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। पिछले दिनों दिल्ली में साहित्य अकादमी ने एक साहित्य उत्सव का आयोजन किया। एक रिपोर्ट। हमारे साहित्य उत्सव में इतने सारे हमने विषय रखे हैं, ख़ास तौर पे गांधी जी के साथ साथ कल आदिवासी लेखन पे था, आज अनुवाद पे है। दुनिया में अगर अनुवाद नहीं होता तो मानव सभ्यता इस मकाम पर नहीं आ सकती थी। दुनिया में जो भी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी अचीव किया वो पूरी दुनिया में अनुवाद के माध्यम से ही गया है, चाहे वो ज्ञान का अनुवाद था या साहित्य का अनुवाद था। तो अनुवाद का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना ओरिजिनल राइटिंग है। जिस दिन ओरिजिनल राइटिंग या ओरिजिनल राइटर पैदा हुआ उसी दिन इस धरती पे अनुवादक भी पैदा हो गया। साहित्य और संस्कृति के अनुवाद की उस तरह से कोई व्यावसायिक मांग तो है नहीं, और जब तक अनुवाद को या मूल रचना और रचनाकार को बाजार नहीं मिलता उसे एक आत्मतोष भी नहीं मिलता, एक संतोष भी नहीं मिलता। अगर मैं ये कहूँ कि कम से कम भारत में, जो कि एक बहुभाषा भाषी देश है, यहाँ तो हर व्यक्ति जन्मजात अनुवादक ही है, लेकिन उसके अनुवाद को हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया और उसे भी नहीं लगा कि अनुवाद के माध्यम से मैं समाज के सामने जा सकता हूँ, क्योंकि अनुवाद का इतिहास इतना चिंतनीय रहा है कि ट्रांसलेशन इज ए सिन और ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर।
तो डर लगता है लोगों को कि अनुवाद में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे दो उक्तियां याद आ रही हैं। कबीर ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा कि कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। तो ये जो जिह्वा है ये कुछ भी अनाप शनाप बोलकर अंदर चली जाती है और भुगतना सर को पड़ता है। तो ट्रांसलेटर के मन में ये डर तो रहता ही है कि मैं कुछ अनाप शनाप लिख गया या बोल गया तो संकट होगा। और संस्कृत में एक उक्ति है, शतम वद मा लिख, 100 बातें बोल लीजिए लेकिन लिखिए एक भी मत, क्योंकि जो लिख दिया वो दस्तावेज बन जाएगा और वो आपके लिए प्रशंसा का या निंदा का कारण बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि अनुवाद वस्तुतः जिसकी आज वास्तव में ज़रूरत है वो हमारी कालजयी रचनाओं के अनुवाद की है। दोस्तों, जीवन में जब भी आत्मविश्वास की कमी होती है हमें डर लगता है। डर बहुत तरह के होते हैं। एक ऐसा डर जो मुझे लगता है ऐसा कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है जो उस डर की प्रक्रिया से गुजरा नहीं होगा, वो है फियर ऑफ एग्जामिनेशन। गुड इवनिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे स्माइल मोर टू स्कोर मोर, यानी कि हाउ टू डील विद द एग्जामिनेशन फियर, स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। हम स्वागत कर रहे हैं स्टूडियो में हमारे दो अनुभवी शिक्षकों का। सबसे पहले स्वागत करते हैं श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी का, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में है श्रीमती पूनम मिश्रा जी, स्टूडियो में स्वागत है। कृष्णा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन की जो हम बात अब करने लगे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, जब भी हम परीक्षा के लिए जाते हैं हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। घर से कह के भेजा जाता है पूरा पेपर करके आना, मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। वो सब चीज़ें बच्चा साथ में लेके अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है। जब वो पेपर कर रहा है, एग्ज़ाम लिख रहा है, उस वक्त भी उस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे ये होता है कि मुझे स्कोर करके दिखाना है, तो वो स्ट्रेस साथ में कैरी करता है। अगर इस चीज़ को पहले से मैनेज किया जाए तो बच्चा पेपर बहुत अच्छे से करेगा, स्माइल करके लिखेगा और नो डाउट उसका स्कोर भी बहुत बेटर होगा। यानी कि सिर्फ आकांक्षा नहीं थोपनी है, उम्मीदें दूसरे व्यक्ति से, अपने बच्चे से रखनी चाहिए, पर इस तरह से नहीं कि आप अंत के समय में आप उसे सारा बात कहें और उसकी वजह से वो प्रेशर में फील हो जाए। शुरू से उसको मैनेज करने की आवश्यकता है जिससे कि वो अपना नेचुरल गेम, अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस दे सके। बिल्कुल। किस तरह के कॉजेज़ हम स्ट्रेस और एंजाइटी के आमतौर पर देखते हैं बच्चों में, ख़ास तौर से जब एग्जामिनेशन के दिन नज़दीक आते हैं? आपसे जानना चाहेंगे पूनम जी। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो होता है कि बच्चे, क्योंकि ये लैक ऑफ प्रिपरेशन ही है जो कि एक्चुअली ये बन करके आता है स्ट्रेस। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लग जाते हैं बच्चों के अंदर ये तनाव जो है, ये एंजाइटी जो है, भूख नहीं लगना, ठीक है, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, मतलब बच्चे बात बात में जवाब देने लग जाते हैं। जो पेरेंट्स को शायद या टीचर्स को नहीं जवाब देते हैं वो भी बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो वो सब क्यों है? क्योंकि उनका पहले से प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, वो अपने आप को शेड्यूल बना करके, टाइम टेबल फॉलो करके नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस, एंजाइटी जो है इन सब चीज़ों में सामने आता है। फिर नर्वसनेस, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो आजकल की एक बड़ी आम समस्या हो गई है। पहले एक एज क्रॉस करने के बाद हम ये सुनते थे कि इंसान जो है डिप्रेस हो रहा है, पर आज आम चीज़ है, आपको छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड मिलते हैं। सब ये सारा जो चीज़ है ये सब कुछ, यानी कि लैक ऑफ प्रिपरेशन। एग्जैक्टली। दोस्तों, कल की तैयारी आज से करनी होती है। कल की तैयारी कल पर हम टाल देते हैं कि कर लेंगे, बहुत समय पड़ा हुआ है। वो तैयारी ही, वो एटीट्यूड ही आपको दरअसल में उस सिचुएशन में लीड करती है। यानी कि आदतों पे हमें काम करने की आवश्यकता है। किस तरह की जी आदतें हम किस तरह की रखें कि हम शुरुआत से तैयारी अपनी भरपूर रखें और बाद में ये दिक्कत ना आए? पुनीत जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी। एग्जामिनेशन अप्रैल मंथ में, मार्च मंथ में है हमारा, फरवरी में है, हमें मालूम है हमारा सेशन एंड हो रहा है। हम जब साल शुरू होता है, अगर हम तभी से अपने काम को समय पे करें, अपनी रिवीजन को समय पे करें, तो जो हम सब एकदम आपाधापी में एंड में करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा जी। तो वो जो टाइम टेबल फॉलो करने की हम बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, वो एक आदत है जो आपको अपने बच्चों में शुरू से डालनी पड़ेगी। देखिए, खेलना भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आपको जो अपने बच्चे का टाइम शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, वो इस तरीके से बनाइए कि उसको हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम मिले।
तो जी सब चीज़ों के लिए उसको भागना ना पड़े। जी। जो भी दर्शक हमारे एक्सपर्ट से सीधे फ़ोन के ज़रिए अपना सवाल रखना चाहते हैं वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। दिल्ली का STD कोड 011-230-97524। आई रिपीट 230-97524। जी, ये बात आप अभी हम जैसे जो चर्चा में सामने आई है कि शुरुआत से ही आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, आखिरी समय में करने से कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आपको खेलने का जो हम शुरुआत में भरपूर खेलते रहते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और हमारी आदत बिगाड़ लेते हैं और अंततः फिर उसका परिणाम ये होता है कि हमें स्ट्रेस देखना पड़ता है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ गई है कि शुरू से ही वो माहौल बनाए जिसमें बैलेंस हो। अब लेकिन समय अब आ गया है कि ये फरवरी की शुरुआत हो गई है। अब वो बात तो अगले सत्र के लिए होगी, लेकिन किस तरह से हम स्ट्रेस को, इन दिनों में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसको किस तरह से मैनेज करें, खास तौर से खाने और नींद के द्वारा। देखिए, नींद का जहाँ तक सवाल है, कम से कम 6 to 7 आवर्स की स्लीप बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट नाइट नहीं जगना चाहिए बच्चे को। आप अपना काम समय पे ख़त्म करके, मैं ये कहती हूँ कि अगर आज के टाइम में जैसे इंटरनेट बच्चों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, ऑब्सेशन है बच्चों को इस चीज़ का। आप देखेंगे उनके हाथ में मोबाइल होता है, छोड़ते नहीं हैं। घर में सब लोग उनको मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीज़ों को उनको समझाना पड़ेगा। हर चीज़ का एक वक्त है। आपको एक टाइम के बाद उस मोबाइल से आपको दूर होना पड़ेगा। आपको अपने आप के लिए भी वक्त निकालना है। तो वो समय की कटौती करके आप भरपूर नींद ले सकते हैं। हम खाने की बात करेंगे, किस तरह से एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। आज का बच्चा जो है वो तो फास्ट फूड वाली ही साइड पे है, लेकिन बहुत ये अब माँ बाप की जो है जिम्मेदारी बनती है कि उसे बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसे समझाना पड़ेगा किसी भी तरह से कि ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस। और स्पेशली यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के पहले इतना स्ट्रेस होता है कि बच्चे यूजुअली बिना ब्रेकफास्ट करे भागते हैं। ये चीज़ तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को प्रॉपर ब्रेकफास्ट करा करके ही भेजना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उसका माइंड वहाँ पे पूरा फंक्शनल होगा। तो रात की नींद और पूरा प्रॉपर डाइट जिसमें फ्रूट्स वगैरह सब कुछ हो, ये तो डेली खैर चलना चाहिए उसका। तो ये फिर ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के खान पान का पूरा ध्यान रखा जाए। जी कृष्णा जी, आप विटामिन सी की इम्पोर्टेंस के बारे में भी शो से पहले आपने जिक्र किया था। मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी, मैम ने जैसे कहा कि खान पान का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है, मिनरल है, आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, आपको उसको इनटेक करना पड़ेगा। और विटामिन सी आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को फ्रूट्स, जो जिस भी सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी है वो बच्चों को देना चाहिए। कीवी है, कीवी उनको ज़रूर खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट की मैम ने बात की, मैं बिल्कुल एग्री करूँगी मैम से। एक हैवी ब्रेकफास्ट बच्चे को घर से करके जाना चाहिए, हाई प्रोटीन मात्रा में होना चाहिए। उसमें क्या है, अगर बच्चा घर से खाना नहीं खा के जा रहा है, आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है उससे पहले उसको सिर दर्द हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, नॉजिया फील कर रहा है। सो ये सब चीज़ें होती है। तो इस चीज़ का एक ही रास्ता है कि हम सुबह के टाइम जब बच्चा घर से जाता है तो उस टाइम उसको एक हैवी ब्रेकफास्ट करा के घर से भेजें। जी, प्लान वे में अगर काम किया जाए तो एक बड़ा पहाड़ भी आप तोड़ सकते हैं, उससे रास्ता आप निकाल सकते हैं। हम तमाम उदाहरण देखते ही हैं, वो ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं है। तो एग्जामिनेशन के डर को अगर समझना है तो आपको सबसे पहले ये वर्क करना पड़ेगा कि ये अल्टीमेटली मुझे लास्ट में प्रेशर में लेके आएगा। तो आपको तैयारी शुरू से करनी है, और जैसा आप दोनों ने ही लोगों ने रिकमेंड किया है कि आपने नींद और खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप उसके कंटेंट पर निगाह रखें। खासतौर से पेरेंट्स की बात करेंगे कि विटामिन सी और प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी ज़रूरी है, और रात का खाना हल्का रखें। आपने एक बात कही कि देर रात तक नहीं जागना चाहिए। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर ये प्रूव हो चुका है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, ख़ासतौर से पढ़ने लिखने के या वैचारिक कार्य के लिए। अगर इसको एक बार प्रयोग करके देखें कि आप थोड़ा जल्दी सो जाइए, हल्का खाना खाइए, जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। आप जो काम 5 घंटे 6 घंटे में करेंगे वो हो सकता है 2 से 3 घंटे में ही आपका सुबह सुबह पूरा हो जाएगा, और वो आप मेमोरी भी उसकी बेहतर होती है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, एग्जामिनेशन है इसलिए हम इन सबको साइड में रख देते हैं, ये तो करना ही नहीं है, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे।
जी, आपसे शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि मिथ है कि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ये इनको दरकिनार कर दिया जाए। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक टाइम के लिए जाने दिया जाए, क्योंकि ये उसका वो स्ट्रेस बस्टर की तरह। और अगर मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा फुटबॉल खेलता है तो अगर आधा घंटा खेल के आ रहा है या 1 घंटा खेल के आ रहा है तो उसमें क्या बुराई है। अगर उसने ठीक से पढ़ा है, टाइम यूटिलाइज़ करा है तो उसे खेलने देना चाहिए। पर अगर बच्चा नहीं है खेलने में तो फिर म्यूज़िक या कोई और ऐसा कोई भी एक फॉर्म हो जिससे वो बच्चा जो है अपने आप को डिस्ट्रेस कर सके, ऐसा उसे ज़रूर करने देना चाहिए। जी, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये कितने सहायक सिद्ध होते हैं एग्जामिनेशन के दरमियान? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं है बच्चों में। जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन नहीं है तो हम उस टाइम वही बात कर रहे हैं कि बच्चा उस काम को ध्यान से नहीं कर रहा है। कंसंट्रेशन कोई एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको आप लोगे और आप काम करने लोगे। कंसंट्रेशन वो है जहाँ आप कोई भी काम ध्यान से करते हैं, वही आपकी कंसंट्रेशन है। तो मेडिटेशन जो है आपके सारे आइडियाज़ को, आपके सारे थॉट प्रोसेस को एक जगह सेंट्रलाइज करता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। जैसे मैम ने कहा एक्सरसाइज, यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी मैम की बात में। एक्सरसाइज एक रिसर्च जैसे आप कहते हो उससे भी ये चीज़ साबित हुई है कि स्ट्रेस बस्टर है। हमारी बॉडी में ब्लड पंप होता है, ब्रेन में एंड्रोफिन नामक हार्मोन जो है वो क्रिएट होता है विच इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस। और जब आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, तो आपके आसपास के लोग खुश हैं और आप जो काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। जी, तो इसलिए खेलना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हमें एग्ज़ाम के दौरान इसको दरकिनारे नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, एक सेट थ्योरी का जिक्र किया गया है। सेट योर बॉडी, सेट योर माइंड, सेट योर प्लेस, सेट योर टाइम। यानी कि आप अगर ये सारी चीज़ों को सेट कर लेंगे तो आपको कंसंट्रेशन खुद ब खुद हो जाएगा। हम पुरानी कहानी हमने पढ़ी है कि राजा विक्रमादित्य थे, वो एक खास जगह बैठते थे और उन्हें एक इस तरह का बुद्धि और विवेक आ जाता था और बेहतर जजमेंट करते थे, वो सही न्याय करते थे। तो जैसे नेचर मदर की हम बात करें, एक साइकिल सेट है, सूरज के निकलने का दिशा, समय, चंद्रमा के निकलने की दिशा, समय, उसका साइकिल, ये सारी चीज़ें पूरी प्रकृति जो है एक खास पैटर्न पर काम करती है जो कि सेट पैटर्न है। तो आप भी अपनी बॉडी और माइंड को एक खास पैटर्न पर सेट करेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी बेहतर मिलेगी, जल्दी याद होगा, कम समय में आप बेहतर काम कर पाएंगे। और कंसंट्रेशन करने की चीज़ नहीं है, कंसंट्रेशन होने की चीज़ है। ये एक अभ्यास की बात है, आदत की बात है। आप खाना भी खा रहे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ये ठीक नहीं है। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, उसमें फील कीजिए कि खाना मुंह में घूम रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के वक्त पूरा मन आपका किताब में लगेगा। तो एट ए टाइम एक काम आप करने की आदत डालेंगे, तब आप इस चीज़ को अच्छे से कोप अप कर पाएंगे और ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। हम रिविजन की इम्पोर्टेंस हम हमेशा कहते हैं कि द मोर यू रिवाइज द मोर यू लर्न। ख़ास तौर पर जब आखिरी दिन है तो जब सिलेबस ज़्यादा है और ये मन में आता है ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसे में रिविजन किस तरह से किया जाना चाहिए? रिवीजन देखिए, आपने कहा कि लास्ट टाइम है, फरवरी का मंथ है, हम अपना टाइम टेबल जो है अब सेट करके चल रहे हैं। रिवीजन आपको हमेशा रिटर्न करनी चाहिए। जब आप रिटर्न रिवीजन करते हैं तो आपके जितने भी थॉट प्रोसेस है आप उसको लिख रहे हैं, और जब आप लिखते हैं तो आपके पास एक वक्त आता है कि आप उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके पास समय है, अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिटर्न रिवीजन है वो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारी गलतियों को देखने के लिए, या उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाके सेम गलती हम ना दोहराएं। तो जब पहले ही उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो दोबारा नहीं होगी किसी भी हाल में। जी, मार्क्स का फियर हमेशा रहता है कि नंबर कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, और दोस्तों पढ़ने से नंबर नहीं मिलते, लिखने से नंबर मिलते हैं। सो आर्ट ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा जो है ये लिखना जो है एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये तो सच है, और हर बच्चे में नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इंटरैक्शन में बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दे आर नॉट एबल टू। एंड सो मास्टरिंग द लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग्स। बहुत ज़रूरी है कि उनकी लैंग्वेज पे पकड़ो। अब दूसरी चीज़ें जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे बच्चे को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब अगर 10th का बच्चा है, अगर हम 10th या 12th की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो राइटिंग को चेंज करना इस एज में आसान नहीं है, ऑल्दो वो भी होते हुए हमने देखा है। लेकिन बच्चा उसी राइटिंग में भी अपना काम जो है, उसका प्रेजेंटेशन जो है नीट कर सकता है। सो थोड़ा सा 2 वर्ड्स के बीच में गैप रख करके, 2 आंसर्स के बीच में गैप रख के, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके
डायग्राम्स को बड़ा और नीट एंड क्लियर बना करके। डायग्राम को अगर क्वेश्चन पता है कि वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और आपको उसकी उस फिगर की और लेबलिंग के तरीके से करे होने पे ही मार्क्स मिलेंगे, तो जरूर बच्चे को वहाँ पे ध्यान दे करके उस चीज को एम्फसाइज स्टेप्स के मार्क्स होते तो स्टेप्स में आपको, हाँ जी बिल्कुल, डिवाइड करना चाहिए। मैथमेटिक्स में इतना हैफाजर्ड वर्क ना हो कि मतलब एग्जामिनर स्टेप्स समझने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा होगा कि अगर वो एक कॉलम बना करके रफ वर्क जो है एक ही साइड करे। तो इस तरह से अगर प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान देंगे तो उसका जरूर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर ऑल एग्जामिनर भी जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, सो नेचुरली अगर पेपर साफ होता है तो जल्दी चेक होता है, और जल्दी चेक होता है तो एग्जामिनेशन साफ सुथरा होता है तो आपका मन करता है ठीक से पढ़ने का। लेकिन इतना साफ भी मत कर दीजिएगा कि कॉपी ब्लैंक ही छोड़ दें, नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो मैच जिस दिन है उस दिन अचानक खेलने पहुंच जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप उसका अभ्यास करते हैं, कई दिन करते हैं, घंटों करते हैं, संडे को खास लंबे 6-7 घंटे पूरा दिन तपस्या करते हैं। एग्जामिनेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसके नंबर ज़्यादा इसलिए आ गए और मेरे नंबर इसलिए कम आए। आप मेथोडोलॉजी के साथ में स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू कीजिए। पुराने क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, घड़ी लगा करके काम कीजिए। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, उसके लिए कितना लिखना है, ये हम बात नहीं समझ पाते हैं। और अंत में क्या होता है कि एग्जामिनेशन में भावुक हो जाते हैं कि ये मुझे ज़्यादा आता है तो मैं ज़्यादा लिख देता हूँ। तो ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जितना पूछा गया है उतनी बात ज़रूर, 2 नंबर का जवाब है क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लिए जितना पर्याप्त है उतना लिखिए। 6 नंबर या 8 नंबर उसी हिसाब से, उसी रेशियो प्रोपोर्शन में आपको उसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एग्जाम में आप लिख रहे हैं, आप अपने मार्क्स के हिसाब से अपने पेपर में लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग आंसर है उसको उसी तरीके से स्ट्रक्चर करिए, शॉर्ट आंसर है उसको उसी हिसाब से उतने वर्ड्स में स्ट्रक्चर करिए। लेकिन जो आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में उसको ज़रूर ध्यान में रखिए, कंसाइज आंसर करिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको अंडरलाइन करिए। क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि आप पूरी आंसर शीट्स भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपसे पूछा गया है सिर्फ उसी पे स्टिक करिए, उतने ही चीज़ों को करेक्ट वर्ड्स के साथ, करेक्ट वोकैबुलरी के साथ आप प्लेस करिए। अगर आपका एसएससी का पेपर है, सोशल साइंस बेसिकली बच्चे मगअप करते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी उसमें से पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आसपास सारा दिन होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ आप सुनते हैं, उसी से आपके पास आंसर्स होते हैं आपको क्या करना है। ज्योग्राफी आपकी डे टू डे लाइफ है, सूर्य निकलते हुए आप देखते हैं, अस्त होते हुए आप देखते हैं। तो इसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। और आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए पेपर नहीं करें, आप अपने लिए करें। ऑनेस्टी अपने साथ होनी चाहिए। जी, ये एक यात्रा है, वे तुक्केबाजी नहीं है कि परीक्षा है और हम जाके कुछ कराएंगे और शायद पास हो जाएंगे या शायद नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है किसी खास कारण से, नेग्लिजेंस की वजह से आपके कुछ मार्क्स आ जाएं, लेकिन आपको उसका फल जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी, आप उस इन्फॉर्मेशन को आगे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना एक आदत है, सबसे पहले हमें आदत पे काम करना होगा। लिखना एक आदत है, ठीक से लिखना एक आदत है। और फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हैं या एक सब्जेक्टिव पेपर को लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर को लिख रहे हैं, उन सब में एक तरीका अलग है। कहीं टाइम की बात है, कहीं एक्यूरेसी की बात है, कहीं डिस्क्रिप्शन की बात है, कहीं आपकी एक्सप्लेनेशन की बात है। तो वो सारी बातें आपको समझनी होगी कि आपका सब्जेक्ट, आपका क्वेश्चन पेपर आपसे क्या उम्मीद करता है। और वो तभी हो पाएगा जब आप पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे, अपने टीचर्स के पास जाएंगे और उसे एवेलुएट करवाएंगे कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे, तब फिर कुछ बात बन पाएगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? लाइक आप ये जो तैयारी की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी के 2 एक पहलू होते हैं। एक होता है कंटेंट रेडी होना और एक होता है एग्जाम रेडी होना। जी। तो जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने हर चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया है, तो मैं कंटेंट रेडी तो हो गई। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले जब तक मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सके, जब तक पेपर सॉल्व करके हम नहीं गए, तब तक जो है एग्जामिनेशन रेडी कभी नहीं होंगे। जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर, सैम्पल पेपर्स आजकल तो बहुत सारे हैं मार्केट में, पेपर्स लिए जाए, सॉल्व किए जाए, खुद चेक करें, नहीं तो टीचर्स या किसी की हेल्प लें, सो दैट यू नो वेयर यू आर लैकिंग। दोस्तों, परीक्षा का डर या डर की परीक्षा कुछ भी हो सकता है। ये बात तय करती है कि आपकी तैयारी कैसी है। आत्मविश्वास से आप एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में जाना चाहते हैं, तो आपको तैयारी बहुत पहले से करनी होगी। बहरहाल आखिर के दिनों में आपको क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए? पूरा सोना चाहिए, फल सब्जियां खाना प्रॉपर्ली लेना चाहिए, डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें,
कंसाइज इन्फॉर्मेशन पढ़ें और उसको पेपर पर लिखें ज़रूर, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हम आपको पहले एडवांस में ही शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जब भी फरवरी या मार्च या अप्रैल में जब भी एग्जामिनेशन हो, विश यू गुड लक। और अब आगे शो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में पधारे और अपनी इन्फॉर्मेशन बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपसे पुनः मुलाकात होगी। दोस्तों, समाज में बीमारियों की बात आती है तो कैंसर को असाध्य रोग माना जाता है। भांति भांति के कैंसर हमें देखने को मिलते हैं। वजह चाहे धूम्रपान हो, खाना हो, पैक्ड फूड हो, शरीर के किसी भी अंग में आप सुनने में आ जाता है कि यहाँ इस तरह से कैंसर हो गया है और सीधा ही मालूम चलता है कि वो 3rd स्टेज पर है और आदमी का देहावसान हो गया है। जानकारी और बचाव, ये 2 चीज़ें ही आपको इससे बचा सकती है। और आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो देखते हैं एक रिपोर्ट। कैंसर आखिर है क्या? दरअसल हमारे शरीर का विकास इसमें मौजूद कोशिकाओं के बंटने से होता है, क्योंकि शरीर एक कोशिका से ही बनना शुरू होता है। जब हम 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक हमारे शरीर की कोशिकाएं अरबों बार बढ़ चुकी होती हैं। शरीर में कोशिकाओं के इस बंटवारे पर हमारे जीन का कंट्रोल होता है। जब कोई जीन किसी वजह से इस जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, तो कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया बेकाबू हो जाती है। आमतौर पर कोशिकाओं के बंटवारे पर हमारे जीन्स की कड़ी निगाह होती है, मगर कई बार बाद बेकाबू हो जाती है और यही कैंसर की बीमारी है। ये इतनी तेजी से फैलती है कि इन्हें रोक पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ये हमारे अंदर ट्यूमर या रसौली के तौर पर सामने आता है। ऐसा हमारी कोशिकाओं के डीएनए में हेरफेर की वजह से होता है। हमारे हिंदुस्तान में 15 लाख नए कैंसर केसेस होते हैं और उसमें से 80% लेट में आते हैं। हमें एक ही काम करना है, जो लेट में लोग आते हैं 80%, वही 80% को अर्ली में लाना है। 1/3 कैंसर होते हैं जो अगर अर्ली स्टेज में पकड़े जाए तो क्योर हो सकते हैं। बाकी 1/3 कैंसर हैं जिनके फलस्वरूप अगर हम उसके प्रति प्रिवेंशन करें, अपने डेली जो दिनचर्या है उसको सक्षम करें और उसके अलावा जो है हम अपने आप को और समाज विशेष को जागरूक करें, तो 1/3 और 1/3 2/3 जो कैंसर है उसके ऊपर हम सक्षम पा सकते हैं। ल्यूकेमिया होने पर कैंसर के सेल्स शरीर के रक्त बनाने की प्रक्रिया में दखल देने लगते हैं, क्योंकि ल्यूकेमिया रक्त के साथ साथ अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पर भी हमला करता है। इसकी वजह से रोगी को चक्कर आना, खून की कमी होना, कमजोरी होना और हड्डियों में दर्द होने की समस्या होती है। ल्यूकेमिया होने का पता रक्त की जांच से चलता है, जिसमें विशिष्ट प्रकार की रक्त कोशिकाओं को गिना जाता है। भारत में हर साल स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या में प्रति 1 लाख में 30 की औसत से इजाफा हो रहा है। स्तन में गांठ, स्तन के निप्पल के आकार या स्किन में बदलाव, स्तन का सख्त होना, स्तन के निप्पल से रक्त या तरल पदार्थ का आना, स्तन में दर्द, बाहों के नीचे भी गांठ होना स्तन कैंसर के संकेत हैं। स्तन कैंसर का कारण अनुवांशिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 5 से 10% महिलाओं में ही पाया जाता है। गर्भाशय कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV विषाणु के संक्रमण से होता है, जो सर्विक्स को संक्रमित करता है। ये सामान्य विषाणु है तथा जननांग के संपर्क से संचरित होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अस्वस्थ खान-पान भी युवा महिलाओं में गर्भाशय कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। ग्रीन टी पीने, फल और सब्जियों के सेवन तथा रोज एक्सरसाइज से इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण लगभग 5 से 10 साल बाद कैंसर सेल्स में नजर आते हैं और फिर ये सेल्स शरीर में मौजूद गहरे टिश्यूज को भी प्रभावित करते हैं। जब कैंसर बहुत प्रभावी हो जाता है तब भी इसका इलाज आसानी से संभव है, लेकिन जब ये पेल्विस से वेजाइना, यूट्रस और ब्लैडर और रेक्टम में फैल जाता है तो इसका इलाज संभव नहीं होता।
ये कैंसर होने पर मुंह में छाले होना सामान्य है, क्योंकि कैंसर होने के बाद इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और सामान्य दिखने वाले छाले भी आसानी से ठीक नहीं होते। मुंह में छाले और अल्सर कई प्रकार के कैंसर का कारण हो सकता है। यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये ओरल कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। हमारे देश में 1/3 कैंसर के रोगी मुंह और गले के कैंसर के ही होते हैं। प्रतिवर्ष हमारे देश में 3 लाख लोगों को ओरल कैंसर होता है। भारत में मुंह और जीभ का कैंसर सिर और गर्दन के कैंसर से अधिक सामान्य है। और तो और ये भी देखा गया है कि गले और सिर के कैंसर से प्रभावित होने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। प्रोस्टेट कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं और अक्सर प्रोस्टेट के विभिन्न भागों में मौजूद होते हैं। प्रोस्टेटिक ग्रंथि कर्कटता कैंसर आमतौर पर धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन इसमें क्षमता होती है प्रोस्टेट से अन्य क्षेत्रों में फैलने की, जैसे लिम्फ नोड्स, हड्डियों और अन्य अंगों में।